आवर इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम ह्यूमन बींग्स ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो उनमें से कुछ चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो जो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज वेस्ट प्रोडक्शन। वेस्ट, कचरा। हम बहुत कचरा प्रोड्यूस करते हैं जिससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है, जैसे कि सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, उससे एयर पोल्यूशन हो सकता है। ये कचरा अगर पानी में फेंका जाएगा तो वाटर पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेस्ट किस किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हाउस होल्ड गार्बेज, घर से निकलने वाला कचरा। ठीक है, तो उसमें हम काउंट कर सकते हैं सबसे पहले किचन वेस्ट को। देखें आप, जैसे किचन से सब्जियां, फ्रूट्स जो बेकार होती हैं वो हम फेंकते हैं, दैट इज किचन वेस्ट। पेपर, पॉलिथीन, वुड, ग्लास। ठीक है, जैसे घर में पॉलिथीन वगैरह निकलती हैं, यूज्ड पेपर्स निकलते हैं, वुड निकलता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें निकलती हैं जो कि वेस्ट होती हैं। मेटल कैंस, फिर हम कोक पीते हैं, डिफरेंट फ्रूट जूसेस खरीदते हैं मार्केट से, फिर उनके कैंस को फेंक देते हैं, दैट इज ऑल्सो हाउस होल्ड गार्बेज। डिटर्जेंट, हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, उससे निकलने वाला जो पानी होता है वो भी हाउस होल्ड वेस्ट है, गार्बेज है। फिर दूसरे टाइप का वेस्ट होता है सीवेज। सीवेज, सीवेज क्या होता है स्टूडेंट्स? वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय ह्यूमन बॉडी। वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेटेड बाय ह्यूमन बॉडी, उसको हम सीवेज बोलते हैं, वो भी वेस्ट होता है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल वेस्ट। कमर्शियल वेस्ट का मतलब है वो वेस्ट जो दुकानों द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, फ्रॉम शॉप्स। शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स होती हैं, सबसे कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम कमर्शियल वेस्ट बोलते हैं। फिर हॉस्पिटल्स से भी जो वेस्ट निकलता है उसको भी हम कमर्शियल वेस्ट बोलते हैं। हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा वेस्ट निकलता है और वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं, राइट। फिर होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उससे बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। तो ये हो गया हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये दोनों कैटेगरीज क्या होती हैं उसको समझने के लिए आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घर में। अपने गार्डन में आप एक गड्ढा खोद लो इस तरीके से, ठीक है। घर में गार्डन नहीं हो तो स्कूल में होगा, तो आप उसमें एक गड्ढा खोद लो, ठीक है, नॉर्मल साइज का। उसमें आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें डाल सकते हो। जैसे कुछ चीजें को मैंने नाम रखा है, आप अलग अलग चीजें भी डाल सकते हो। जैसे कुछ फूड वेस्ट डाल दिया, पेपर, कॉटन, ये सब डाल दिया, कुछ मेटल कैंस डाल दिए, ग्लास डाल दिया, प्लास्टिक की पॉलिथीन्स डाल दी, टी पैकेट्स डाल दिया, ऐसे कुछ कुछ चीजें आप डाल दो उसमें, ओके, सब वेस्ट प्रोडक्ट्स। फिर उसको वापस से ऊपर सॉइल से डाल के बंद कर दो, ठीक। तो इस गड्ढे में आपने बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट डाल दिया। अब आप क्या करो, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद ये ऊपर वाली सॉइल को हटाओ और अंदर देखो कि क्या हाल है। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट आपने डाला था उनका क्या हुआ है। तो आप देखोगे कि जैसे ये टी पैकेट्स हैं वो आप देखोगे कि अब आपको नहीं मिलेंगे वहां, अब टी पैकेट्स नहीं मिलेंगे, या फिर वो बुरी तरह से सड़ गए होंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले होंगे। जो प्लास्टिक की पॉलिथीन्स आपने डाली होंगी वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही मिलेगी आपको, बिल्कुल वैसे वैसे। ग्लास के जो आपने पीसेस डाले होंगे या जो भी सामान डाला होगा वो भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ होगा। मेटल कैंस भी बिल्कुल वैसा का वैसा मिलेगा आपको। पेपर और कॉटन जो आपने डाले होंगे हो सकता है वो आपको मिले ही नहीं है, वो गायब हो गए होंगे या फिर वो गायब होने के कगार पे होंगे। वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट भी गायब हो गए होंगे या फिर गायब होने के कगार पे होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कुछ दिनों बाद आपको इस गड्ढे में नहीं मिली, वो खत्म हो गई किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो वैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट। बायोडिग्रेडेबल क्योंकि वो जो है वो अपने आप डिग्रेड हो गए, अपने आप डिग्रेड हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए, ठीक है। और बाकी जो चीजें थी, प्लास्टिक,
ग्लास, मेटल कैंस, ये अपने आप खत्म नहीं हुए, इनको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप समझ गए होंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। उनके कुछ एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल का एग्जांपल होगा पेपर, ठीक है, कॉटन, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज। सीवेज क्या होता है मैंने आपको बताया। नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल हो जाएंगे ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स, डाइज। डाइज मतलब होता है कलर्स, ये कमर्शियल वेस्ट होता है। कलरिंग इंडस्ट्री होती है जहां पे कपड़े कलर किए जाते हैं वगैरह, तो उनसे ये निकलता है। डिटर्जेंट, ये हो गया हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो अपने आप डिग्रेड होकर नष्ट हो जाता है, लेकिन कैसे? तो हम लिख सकते हैं डिकम्पोज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिम्स लाइक डिकम्पोजर्स। लाइक डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमने देखा है माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, इन वेस्ट को खा जाते हैं, इनको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, इनको नष्ट नहीं कर पाते, इनको डिग्रेड नहीं कर पाते। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को नष्ट करने में कुछ दूसरे एनिमल्स भी हेल्प करते हैं, जैसे डॉग्स, कैट्स, वो आपके वेजिटेबल वेस्ट को खा लेंगे, ठीक है, तो ये वेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, इनको तो खा नहीं सकते। तो आप ये भी शायद समझ ही गए होंगे अभी तक कि बायोडिग्रेडेबल जो होता है वेस्ट वो लेस हार्मफुल होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है वो मोर हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को फेंक भी देते हो कहीं पे, तो लाइकली है कि वो थोड़े दिन बाद अपने आप डिग्रेड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा बाय डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड डीकंपोजर्स, तो वेस्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो आप कहीं पे फेंक देते हो तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा, इसलिए ये ज्यादा हार्मफुल होता है, ठीक। लेकिन हाँ, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बायोडिग्रेडेबल जो है वो हार्मफुल है ही नहीं, बिल्कुल। आपने इसको कहीं पे फेंक दिया, लेकिन उसको डिग्रेड होने में तो काफी टाइम लग सकता है। जब तक वो डिग्रेड नहीं होता है तब तक वो गंदगी फैलाएगा। अब दोनों तरह के वेस्ट का डिफिनीशन लिखना तो बनता है। तो वेस्ट विच कैन बी decomposed by living organisms are called biodegradable waste, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। waste which can be decomposed by living organisms are called biodegradable waste. They mainly include plant and animal products. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो मेनली प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पेपर प्लांट से आता है, कॉटन प्लांट से आता है, वेजिटेबल प्लांट से आता है, सीवेज जो है वो हमसे आता है, मतलब एनिमल से आया, ठीक। वैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी डेफिनेशन लिख लेंगे। वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ओके, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वी शुड यूज मोर ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। हमें ज्यादा से ज्यादा बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स पे निर्भर होना चाहिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा हार्मफुल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल लोग पॉलिथीन छोड़ के, प्लास्टिक की पॉलिथीन छोड़ के जूट या पेपर का बैग यूज करते हैं, जूट या पेपर का। जूट या पेपर जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, तो उतना हार्मफुल नहीं है। लेकिन प्लास्टिक बहुत हार्मफुल है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इनफैक्ट चाय वगैरह पीने के लिए प्लास्टिक कप की जगह पे हमें क्ले के बने हुए कप्स यूज करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्ले तो बिल्कुल ही बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि पेपर जो होता है, पेपर इज बायोडिग्रेडेबल, पेपर बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन फिर भी उसका यूज अवॉइड किया जाना चाहिए। पेपर इज बायोडिग्रेडेबल बट शुड स्टिल बी अवॉइडेड।
तभी भी उसका यूज कम करना चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि ज्यादा पेपर यूज करने का मतलब है कि ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे, विच इज नॉट गुड वंस अगेन। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो अब हम देखेंगे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मेजरली कैसे ठिकाने लगाया जाता है ताकि हमें कम से कम नुकसान हो सके। तो सबसे पहला जो सबसे अच्छा तरीका होता है ठिकाने लगाने का वो है रिसाइकिल। क्या होता है रिसाइकिल? जैसे देखें, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पेपर, पॉलिथीन, मेटल कैंस, इनको फिर से यूज किया जा सकता है। जैसे आप देखें, आप कोई सामान खरीद के लाते हैं जो कि मेटल कैन में बिकता है, ठीक है, सामान आपने यूज कर लिया, मेटल कैन तो आपने फेंक दिया, बेकार हो गया। तो अब वो मेटल कैन वेस्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम, उस मेटल कैन को फिर से किसी प्लांट में भेजा सकता है, किसी इंडस्ट्री में भेजा सकता है। वो इंडस्ट्री उस मेटल कैन को फिर से मेल्ट कर देगी और मेल्ट करके फिर से नया मेटल कैन बना लेगी। तो इसको बोलेंगे रिसाइकिल। मतलब पुराना जो वेस्ट था उससे फिर से नई चीज बना ली गई जो कि यूजफुल है, जैसे पेपर। ठीक है। तो न्यूज़पेपर का बहुत वेस्ट कलेक्ट होता है, तो क्या किया जाता है कि उस न्यूज़पेपर को फिर से इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है और उससे नया पेपर बना लेते हैं। वैसा ही पॉलिथीन के साथ भी किया जाता है। तो इसको बोलते हैं रिसाइकिल। ये बेस्ट तरीका है क्योंकि जो भी वेस्ट निकला उससे हमने वापस से यूजफुल चीज बना ली। दूसरा तरीका होता है बायोगैस प्लांट। फिजिक्स में आपने हो सकता है ये इसके बारे में अभी तक पढ़ लिया हो, नहीं तो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो बायोगैस प्लांट में क्या होता है कि सीवेज और फूड वेस्ट, ये इस टाइप के जो वेस्ट होते हैं इनको बायोगैस प्लांट में भेजा जा सकता है। बायोगैस प्लांट में क्या होता है कि इन वेस्ट के हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी, सो आप देख सकते हैं दैट इज वेरी यूजफुल कि इन वेस्ट प्रोडक्ट से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है। अगला तरीका है डंप इन पिट्स। पिट्स का मतलब होता है गड्ढे। सीवेज एंड फूड वेस्ट जो होते हैं हमारे पास, उनको कई बार हम गड्ढों में डाल देते हैं और उन गड्ढों को ऊपर से बंद कर देते हैं। वैसा करने से क्या होता है? वैसा करने से काफी दिन बाद ये डीकंपोज हो जाते हैं। डीकंपोज हो जाते हैं। कौन डीकंपोज करता है? डीकंपोजर्स। डिकम्पोज होने के बाद बिकम्स फर्टिलाइजर्स आफ्टर डिकम्पोजर्स। इन वेस्ट को जब हम गड्ढों में डाल देते हैं तो काफी दिन बाद ये डिकम्पोज होके फर्टिलाइजर्स बना लेते हैं। और फर्टिलाइजर्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं ये तो आपको पता ही है। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ वेस्ट को हम जला देते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल वेस्ट। हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है वो किसी काम का नहीं होता है हमारा, और वो बहुत डेंजरस भी होता है। उसको हम जहां पर भी फेंकेंगे वहां की मिट्टी को वो खराब कर देगा। तो कई बार उसको जला देते हैं ताकि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। क्लीन इन प्लांट्स, सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी बहुत खतरनाक होता है। उसको कहीं भी ऐसे नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो पॉल्यूशन फैलाएंगे। तो क्या किया जाता है, उनको किसी प्लांट में भेजा जाता है, प्लांट में जहां पे उस वेस्ट को क्लीन अप किया जाता है। ठीक है। तो स्पेशल प्लांट्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्लीन करते हैं, उसमें से खराब चीजों को हटाते हैं। देन डम्प्ड इन वाटर बॉडीज। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले प्लांट में भेजते हैं, उससे हार्मफुल चीजों को हटा देते हैं, और फिर जो बचता है उसको डंप कर देते हैं वाटर बॉडीज में, जैसे रिवर्स हो गए, सीज, ओशन में। बिना क्लीन किए डंप नहीं करना चाहिए उनको वाटर बॉडीज में। क्यों? क्योंकि फिर हमारी जो वाटर बॉडीज हैं वो पॉल्यूटेड हो जाएंगी, वाटर पॉल्यूशन होगा। तो ये कुछ मेजर तरीके होते हैं जिससे वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज किया जाता है। ऐसे देखा जाए तो एक और तरीका होता है जो आपने जरूर देखा होगा। इंडिया में तो कई बार क्या करते हैं, लोग वेस्ट को ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं और वो सालों तक पड़ा रहता है वहीं पे और गंदगी फैलाता है और पॉल्यूशन क्रिएट करता है। लेकिन वैसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करना चाहिए। आजकल एक नए टाइप का वेस्ट आया है मार्केट में, इसको बोलते हैं ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। क्या होता है ये आप देख के फोटो समझ गए होंगे। पुराने कंप्यूटर्स जो हम फेंक देते हैं, ठीक है, या फिर आजकल तो लोग हर 2-3 साल पे या 2-3 महीने में भी
मोबाइल्स चेंज कर लेते हैं, तो पुराने मोबाइल्स का क्या होता है, उसको हम फेंक देते हैं। तो ये जो वेस्ट होता है इसको बोलते हैं ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। ये तो अपने आप डिकम्पोज होता ही नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल का काम है, और आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि इस वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये नए टाइप का वेस्ट है, अभी तक इसको हैंडल करने का प्रॉपर तरीका हम नहीं निकाल पाए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस दुनिया में जो रह रहे हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ह्यूमन काइंड के सामने। स्टूडेंट्स, हम जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं दुनिया में, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, उन सबसे बहुत डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है। उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और खतरनाक प्रॉब्लम है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो क्या होता है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन? दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आप देखो कि व्हाट इज दिस ओजोन। ओजोन क्या है? तो स्टूडेंट्स, ओजोन जो है एक पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, एक पॉइजनस गैस होती है। आपने इसके बारे में थोड़ा पहले ही पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम्स, ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर इसको बनाते हैं स्टूडेंट्स। फाइन। अब स्टूडेंट्स, ये ओजोन गैस पाई कहां जाती है? तो इट फॉर्म्स टॉप लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट देखो, ये हमारा अर्थ है और उसमें एटमॉस्फेयर है, हवा है उसके अराउंड। तो उसका जो बहुत अपर लेयर है, एक बहुत ही ऊपर एक जो लेयर है उसमें एटमॉस्फेयर की, उसमें ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर एक पूरी कवर टाइप की है ओजोन लेयर की, एक कवर टाइप की ओजोन लेयर की है, ठीक है। अब ये जो ओजोन लेयर है ये बनती कैसे है, एटमॉस्फेयर में कैसे बनती है? तो बड़ा सिंपल स्टूडेंट्स, देखो क्या होता है कि देखो ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर क्या है स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन है, ठीक है। सन से लाइट आती है, ये तो हमें पता ही है। उस लाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। इन अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। तो जो ऑक्सीजन है वो इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज ब्रेक करके O+O बनाता है। O के 2 डिफरेंट एटम्स अलग अलग हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज। फिर क्या होता है कि इसमें से एक ऑक्सीजन का जो एटम है वो किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके O3 बना देता है, विच इज आवर ओजोन। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बड़ा सिंपल सा है। तो अल्ट्रा वायलेट रे जो आ रही है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है इस तरीके से, और फिर वो ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ओजोन बनाता है। तो उस तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर ओजोन की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो आपको समझ में आई बात स्टूडेंट्स? हालांकि ये ओजोन जो है पॉइजनस है, लेकिन हमें इसे घाटा क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये लेयर जो है बहुत ऊपर है। हम तो अर्थ के सरफेस पे रहते हैं ना स्टूडेंट, सरफेस पे, और ये लेयर बहुत ऊपर है, ठीक है, इसलिए हमें हार्म नहीं है। अगर ओजोन नीचे आ जाए बहुत लार्ज अमाउंट में समहाउ, ठीक है, और हम उसको ब्रीद इन कर लें तो हम डेड हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसलिए इसको पॉइजनस बोला जा रहा है। बट क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर रहती है और हम वहां जाते नहीं है और वो नीचे नहीं आती है, इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम। यू अंडरस्टैंड? फाइन स्टूडेंट्स, तो ये है ओजोन की थोड़ी सी कहानी। अब ये जो ओजोन लेयर मैंने आपको बताया था वो बड़ी यूजफुल होती है। एडवांटेज ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो ये अर्थ है, उसके ऊपर ओजोन की जो लेयर है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स। देखो, सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होती है। इट कैन डिस्ट्रॉय प्लांट्स को वो डिस्ट्रॉय कर सकती है। इट कैन कॉज सेवरल डिजीजेस लाइक कैंसर इन एनिमल्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स और बाकी एनिमल्स में भी बहुत सारी डिजीजेस वो पैदा कर सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स, अगर ये ओजोन लेयर ना हो, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो पूरी नीचे आ जाएंगी अर्थ सरफेस पे और प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो ओजोन लेयर है ये एक प्रिवेंटिव लेयर, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। तो होता क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जब आती है तो ज्यादातर अल्ट्रा वायलेट रेज टकरा जाती है ओजोन लेयर से और वापस चली जाती है, वो अंदर नहीं आ पाती है। सिर्फ थोड़ी से ही अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो अंदर आ पाती है, तो वो थोड़ी से उतनी हार्मफुल नहीं होती है। तो इस तरीके से ये जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाता है स्टूडेंट्स। वो अल्ट्रा वायलेट रेज को अर्थ के सरफेस तक पहुंचने नहीं देता है इन लार्ज अमाउंट। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं इसको कि ओजोन लेयर प्रिवेंट्स
ozone layer does not allow large amount of ultraviolet rays to enter our atmosphere and thus protects us and all other living beings on the planet. ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन. तो स्टूडेंट्स ओजोन क्या है ये आपको समझ में आ गया. अर्थ पे ओजोन की एक ऊपर लेयर होती है ये आपको समझ में आ गया. अल्ट्रावायलेट रेज को वो डिफ्लेक्ट करती है वो आपको समझ में आ गया. ठीक है, अब ये डिप्लीशन क्या है. डिप्लीशन तो देखो स्टूडेंट्स क्या है, अगर ये आप अर्थ का मैप लो, ये अर्थ है, ग्लोब है हमारा, तो अंटार्कटिका रीजन के ऊपर ये जो लेयर है बहुत थिन हो गई है. क्यों थिन हो गई ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट अंटार्कटिका के ऊपर ये लेयर काफी थिन हो गई है ओजोन लेयर वाली. और आर्कटिक के ऊपर भी बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बट अंटार्कटिका के ऊपर तो बहुत थिन हो गई है. तो अंटार्कटिका के ऊपर बहुत थिन हो गई है तो स्टूडेंट्स क्या होगा, वहां से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ के सरफेस पे आने लगेंगी स्टूडेंट्स, और उसके आने से एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग सबको हार्म होगा स्टूडेंट्स. राइट, सो दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर बहुत थिन हो गई है स्टूडेंट्स. ठीक है, विच इज वेरी हार्मफुल थिंग. अब ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. तो स्टूडेंट्स रीजन क्या है इस ओजोन लेयर के डिप्लीट होने का. बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है. आजकल हम बहुत ऐसे अपरेटस यूज करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, एसी, फायर एक्सटिंग्विशर, सेविंग क्रीम्स. ये जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, इससे एक कंपाउंड इमिट होता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसियस फॉर्म में इमिट होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्लोरीन बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है स्टूडेंट्स. तो ये जब इमिट होता है स्टूडेंट तो बहुत हल्का होता है, तो हवा में ऊपर राइज हो जाता है ये. ठीक है, और ऊपर जो ओजोन लेयर है वहां तक पहुंच जाता है, और इसका जो क्लोरीन है वो ओजोन से रिएक्ट करने लगता है स्टूडेंट्स. तो इसमें जो क्लोरीन है वो ओजोन से रिएक्ट करता है इस तरीके से स्टूडेंट्स. आप समझ लो, इन सब्सटेंसेस से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इमिट होते हैं उसमें क्लोरीन होता है, वो ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, ऊपर जाके ये क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन बनाता है स्टूडेंट्स. तो आप देख सकते हो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट्स. तो ओजोन का अमाउंट क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो ओजोन लेयर इफेक्टिवली क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, पतली हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स दैट इज द रीजन ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपको ओजोन लेयर का डिप्लीशन कम करना है, उसको डिप्लीट होने बचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इमिट करना बंद करना पड़ेगा. मतलब ये जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो कम से कम यूज करने होंगे स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन एक बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स दुनिया में, और उसको रोकने के लिए दुनिया भर की गवर्नमेंट ने मिलकर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं स्टूडेंट्स. उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर ये है कि 1987 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक नया प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में UNEP. इस प्रोग्राम के अंतर्गत दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलकर एग्रीमेंट किया स्टूडेंट्स कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का प्रोडक्शन वो अपने अपने देश में क्या करेंगे, कम करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत सबने मिलकर ये कसम खाई, मतलब ये एग्रीमेंट किया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हमारे कंट्री में कम प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन जो है ओजोन लेयर का, उसकी हालत अब बेटर. फाइन.